आयरन मैन के आइकॉनिक सीन से लेकर थॉर की जमीन फाड़ एंट्री तक सुपर हीरोज हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं और शायद सुपर हीरोज की मूवी को देखकर आप उनकी तरह बनना चाहते हो, लेकिन एक नाम जिसने सुपर हीरोज को इस दुनिया के हर एक घर पहुंचाया और एक ऐसी स्टोरी टेलिंग पेश जिसे देखकर आपके मुंह से बस एक शब्द निकले, द मार्वल स्टूडियो। हर एक साल मार्वल ने हमें थ्रिलिंग एडवेंचर मूवीज और हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड एक्शन पैक्ड और इमोशनल मूवीज बनाई हैं। इस आइकॉनिक सीन को कौन भूल सकता है। मार्वल ने कॉमिक वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से कन्वर्ट कर दिया है। 2018 और 2019 मार्वल के लिए गोल्डन ईयर्स थे, क्योंकि इसी साल मार्वल ने इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम जैसी मूवी रिलीज की थी, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया। लेकिन इसके बाद एक दो मूवीज को छोड़कर मार्वल की सारी मूवी फ्लॉप रही है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2021 में ब्लैक विडो की एक मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का बजट $200 मिलियन का था और मूवी ने $380 मिलियन कमाए। आपको मूवी प्रॉफिटेबल लग रही होगी, लेकिन अगर हम इस मूवी का बजट प्लस मार्केटिंग कॉस्ट को ऐड कर दें तो इस मूवी ने हार्डली कोई प्रॉफिट कमाया। दिस इज द सेकंड लीस्ट क्रॉसिंग मूवी ऑफ मार्वल एवर। जनरली मार्वल की रेपुटेशन के हिसाब से इसकी हर एक मूवी $500 मिलियन से ऊपर का बिजनेस करती है। पिछले साल मार्वल ने एथर्नल और सी हल्क मूवी को रिलीज किया था, जिसके लिए मार्वल ने $400 मिलियन स्पेंड किए। दोनों मूवी को फैंस से बहुत पुअर रिव्यूज मिले और इन मूवीज पर बहुत सारे मीम्स भी बने। लेकिन कुछ साल पहले मार्वल $1 बिलियन स्टूडियो था और इसकी हर एक मूवी बिलियन का बिजनेस करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया? ये सब जानने से पहले चलिए आपको मार्वल की हिस्ट्री की सैर करवाते हैं। कैसे मार्वल इतना बड़ा स्टूडियो बना जिसकी वैल्यूएशन $53 बिलियन की है, यानी 4,56,000 करोड़ रुपए। इस कहानी की शुरुआत 1939 में होती है, जब मार्टिन गुडविन ने कॉमिक बुक के स्कोप को देखकर टाइमली मैगजीन नाम की कंपनी शुरू की। अक्टूबर 1939 को कंपनी ने पहली बार मार्वल कॉमिक्स को पब्लिश किया, जिसमें कि ह्यूमन टॉर्च और सबमरीन जैसे सुपर हीरोज थे। फैंस को मार्वल कॉमिक बहुत पसंद आई और ये उस टाइम की बेस्ट सेलर कॉमिक बुक थी। इसने टोटल 9 लाख कॉपीज बेची और फिर आगे चलकर मार्च 1941 में हम सबके फेवरेट सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका को इंट्रोड्यूस किया। ये कॉमिक भी फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हुई और 50s तक मार्वल कॉमिक और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरोज ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। लेकिन इसके बाद लेजेंड स्टैन ली की एंट्री हुई। उन्होंने टाइमली मैगजीन ज्वाइन कर ली। आगे चलकर स्टैन ली ने बहुत सारे सुपर हीरोज को बनाया, फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन और हल्क। लेकिन 50s तक सुपर हीरोज कॉमिक की पॉपुलैरिटी कम हो गई, क्योंकि उस टाइम दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। स्टैन ली ने भी अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए 2 साल तक आर्मी में नौकरी की और कॉमिक के क्रेज को डाउन होता देख 1951 में कंपनी का नाम एटलस कॉमिक रख दिया गया। मार्केट को कैप्चर करने के लिए उन्होंने हॉरर, एडवेंचर और फनी कॉमिक बेचना शुरू की, जिससे कि लोग उनकी कॉमिक खरीद सकें। लेकिन दूसरी तरफ डीसी कॉमिक्स ने अपनी लाजवाब स्टोरीज फैंस के बीच सुपर हीरोज के क्रेज को वापस ला दिया। और जिन लोगों को नहीं पता कि डीसी मार्वल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, हालांकि इसी बीच स्टैन ली ने कंपनी को चीफ एडिटर ज्वाइन किया और उन्होंने जैक किर्बी के साथ मिलकर नए नए सुपर हीरोज बनाए, जो कि बड़े और बच्चों दोनों को पसंद आए। फॉर एग्जाम्पल थॉर और आयरन मैन। स्टैन ली और जैक ने सुपर हीरोज को यूनिक बनाने के लिए उन्हें एकदम परफेक्ट नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन को ह्यूमन की तरह इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि फैंस इससे कनेक्ट कर सकें और स्लोली कंपनी की कॉमिक्स बेचने लगी और 1968 तक कंपनी ने 50 मिलियन कॉपीज बेच दी। कंपनी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। मार्वल दुनिया की पहली कंपनी बन गई जिसने 50 मिलियन कॉपीज बेची और आगे चलकर मार्वल की पेरेंट कंपनी मैगजीन मैनेजमेंट को परफेक्ट फिल्म एंड केमिकल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया और फिर मैगजीन मैनेजमेंट का नाम मार्वल स्टूडियो रख दिया गया। लेकिन इसके बाद कंपनी का डार्क पीरियड शुरू हो गया। मार्वल को बहुत सारे कंपनी ने खरीदा और बेचा, नए नए मालिक आए। इससे इनस्टेबिलिटी के चलते 1998 तक मार्वल स्टूडियो बैंकरप्ट होने वाला था। लेकिन अगली साल कंपनी को टॉय बिज ने खरीद लिया और अपनी टेक्निक से कंपनी को बैंकरप्सी से बचा लिया। धीरे धीरे कंपनी अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। लेकिन एक मूवी जिसने मार्वल को जीरो से हीरो बना दिया वो थी आयरन मैन, जो कि 2008 में रिलीज हुई। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $600 मिलियन की कमाई की। मूवी ने मार्वल के लिए स्टेज सेट कर दी, जिसे आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जानते हैं। हालांकि 21 अगस्त 2009 को मार्वल को वॉल्ट डिज्नी ने $4 बिलियन में खरीद लिया। उस समय डीसी मार्केट पर रूल कर रहा था, लेकिन इस डील की वजह से मार्वल को बहुत हेल्प मिली। मार्वल इसके बाद समझ चुका था कि ऑडियंस को सुपर हीरोज मूवी में क्या चाहिए। उन्होंने एकदम नई स्ट्रेटेजी बनाई, जिसमें कि उनका विजन था कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं, जिसमें कि हर एक सुपर हीरोज की अलग अलग स्टोरी होंगी, लेकिन हर एक सुपर हीरो इंटरकनेक्टेड होगा। आखिर में
एपिक टीम अप मूवी बनाएंगे। जैसे आयरन मैन की मूवी आने के बाद हर एक सुपर हीरोज की अपनी अपनी मूवी आई, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, थॉर की द थॉर द डार्क वर्ल्ड। लेकिन इसके बीच 2012 में एवेंजर मूवी रिलीज हुई। मूवी मार्वल के लिए गेम चेंजर रही और इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस मूवी की यूनिक बात थी कि मूवी में सारे एवेंजर एक साथ मिलकर लॉकी को हराया। इस मूवी में पहली बार आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो और हल्क एक साथ देखे। पूरी दुनिया में मार्वल के चर्चे शुरू हो गए। मूवी को और एंगेजिंग बनाने के लिए मार्वल ने VFX और स्पेशल इफेक्ट पर बहुत ध्यान दिया। एक और चीज पर मार्वल ने ध्यान दिया वो था कैरेक्टर डेवलपमेंट। उन्होंने दुनिया के बेस्ट एक्टर्स को चूज किया और उनको फुल फ्रीडम दी। मार्वल अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर को आयरन मैन और क्रिस एवंस को कैप्टन अमेरिका चूज नहीं करता तो आज मार्वल की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती। और अपने डायरेक्टर्स को मार्वल ने बहुत क्रिएटिव फ्रीडम दी, जिसकी वजह से आप मार्वल की मूवीज में यूनिकनेस देख सकते हो। मार्वल अपनी बाउंड्रीज को पुश करता रहा और रिस्क लेने की एबिलिटी को बनाए रखा। इसी बीच गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और ब्लैक पैंथर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुई। लेकिन इसके बाद मार्वल का गोल्डन एरा शुरू हुआ। एपिक इन्फिनिटी सागा के अंदर 2 ऑल टाइम बेस्ट मूवी रिलीज हुई, द इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम। इन 2 मूवीज में सब कुछ था, एक्शन, इमोशनल, एडवेंचर, सब कुछ। एंड गेम इसलिए भी खास थी क्योंकि इस मूवीज के बाद आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका MCU में नहीं दिखने वाले थे और एंड गेम इस दुनिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। लेकिन इसके बाद से मार्वल का डाउनफॉल शुरू हो गया। मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला कि 2023 में मार्वल बहुत सारी वंडरफुल मूवीज रिलीज कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि अब वो मार्वल की मूवीज नहीं देखता। शायद आप भी बहुत लोग जिन्हें अब मार्वल की मूवीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। चलिए जानते हैं कि मार्वल स्टूडियो का डाउनफॉल शुरू होगा। सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्वालिटी या क्वांटिटी में से एक चीज प्रोवाइड कर सकते हो। दोनों का बैलेंस बना रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और अकॉर्डिंग टू मी ये इशू अभी MCU फेस कर रहा है। और पिछले साल ही देख लो, मार्वल ने 3 शोज, 2 प्रेजेंटेशन और 3 मूवी रिलीज की। मतलब सिर्फ 12 महीने में 8 प्रोजेक्ट आई। जब बैक टू बैक इतनी मूवीज रिलीज होती हैं तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट कम हो जाता है। ये मूवी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इनमें VFX, स्टोरी लाइन पर इम्पैक्ट पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूवीज बेकार हैं, लेकिन जिस लेवल पर मार्वल है उस लेवल पर डिसेंट कंटेंट नहीं बना सकते। एवेंजर एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, सिविल वॉर जैसी मूवीज बनाने के बाद आप ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते। आप पे सूट ही नहीं करता है। लेकिन अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो आप क्वांटिटी से और पैसा कमा सकते हो। भले ही आप डिसेंट कंटेंट बनाओ तो भी आप ब्रांड का नाम यूज कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन इस तरह ब्रांड की रेपुटेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत बेकार हो सकता है। और ज्यादा क्वांटिटी होने का इशू ये भी है कि मूवीज में यूनिकनेस नहीं रहती। पहले का सोचो, साल में 1-2 मूवी आती थी और फैंस को वेट रहता था कि आगे MCU में क्या होने वाला है। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वांटिटी बढ़ गई है तो फैंस की भी एक्साइटमेंट तो खत्म हो जाएगी। को और अच्छा समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई रिश्तेदार आपके घर में साल में 1-2 बार आता है तो आप उसको अच्छा खाना और गुलाब जामुन खिलाओगे। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार हर एक वीक आता है तो आप उसको सिर्फ पानी पिलाकर भेज दोगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 2022 में मार्वल की सारी मूवी बेकार थी। अकॉर्डिंग टू मी उनको VFX और स्टोरी टेलिंग में और टाइम स्पेंड करना चाहिए। सेकंड मोस्ट पॉपुलर रीजन है MCU अब MCU बन चुका है। बहुत सारे फैंस का मानना है कि मार्वल अब पॉपुलर सुपर हीरोज को फीमेल सुपर हीरोज से रिप्लेस कर रहा है। मैं बता दूं कि ये सब फीमेल हीरोज कॉमिक्स से इंस्पायर हैं, लेकिन जिस तरह मार्वल इनको शो कर रहा है वो सब अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल CL, मुझे स्टोरी पैक्ड सुपर हीरोज अच्छे लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन का टाइटल पेपर आगे ले जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। मोस्ट ऑफ द मार्वल फैंस लाइक स्कारलेट विच एंड नेबुला, क्योंकि इनकी स्टोरी जबरदस्त है। अगर आप फेज 4 की फीमेल सुपर हीरोज को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर कॉपी ऑफ समवन एल्स। जब आप इनकी मूवी को देखोगे तो आपको ओरिजिनलिटी फील नहीं होगी, बल्कि ये सब किसी और सुपर हीरोज की याद दिलाती हैं। थर्ड रीजन जो मुझे लगता है वो एक्सपेक्टेशन एंड ओवर क्रिटिसिज्म। देखो इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम के बाद से हुआ क्या है कि फैंस हर एक मूवी से वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं और अगर मूवी उस लेवल की ना हो तो फैंस उसे क्रिटिसाइज करते हैं। इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम से पहले लोग मार्वल में इतना इंटरेस्टेड नहीं रखते थे। मतलब बहुत सारे फैंस मार्वल के इन्फिनिटी वॉर से ही जुड़े हैं। अब वो लोग वैसी मूवी चाहते हैं जिसमें एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग बिल्कुल एंड गेम की लेवल की होनी चाहिए। मार्केट में जहाँ पर स्टार वॉर, DC का क्वालिटी कंटेंट आ रहा है, वहीं मार्वल सी-हल्क जैसे डिसेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये 3 मेन रीजन हैं जिसकी वजह से मार्वल स्टूडियो का डाउनफॉल हुआ है। अगर आपको और कुछ रीजन पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए।